पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है, और ये गोलाकार है। ये सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। आर्यभट्ट, लगभग 500 साल संवत। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में सारे विश्व के भूगोल का एक मानचित्र है। अब इस मानचित्र को समझकर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? इसके मुख्य घटक क्या हैं? दूसरा, निर्देशांक क्या हैं? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तीसरा, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित हैं? कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं, उनका पता कैसे लगाएंगे? आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। चित्र 1.1। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी-अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। आप किस मार्ग से जाएंगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं, तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में ही एक मानचित्र उपयोग में आता है। इस पृष्ठ के मध्य में एक नगर का चित्र है और ऊपर दाहिनी ओर लिखा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और ये शब्द विभिन्न चारों दिशाएं दर्शा रहे हैं। इस चित्र में उत्तर में है आवासीय भवन, दक्षिण में है बाजार और विद्यालय। इस चित्र के पूर्वी भाग में है नगर पंचायत, बैंक, संग्रहालय और एक बगीचा। इसी चित्र के पश्चिम भाग में है रेलवे स्टेशन और विद्यालय, और इसके मध्य में है एक चिकित्सालय। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो ये दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। हम आगे देखेंगे कि वे कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्रों को समझने में अधिक सहायक होते हैं। पृष्ठ 9। आइए पता लगाएं। पृष्ठ 8 पर दिए गए चित्र 1.1 में चिकित्सालय को अंकित कीजिए। नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं? विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी पर है? मानचित्र और उसके घटक। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। ये एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक वृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य, अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं। एटलस मानचित्रावली मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। जैसा कि आप जानेंगे, मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में चित्र 5.2। राजनैतिक मानचित्र देशों या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का एक मानचित्र। थीमैटिक मानचित्र विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए
पाठ्य पुस्तक में चित्र 6.3 और 8.1। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके हैं। आइए अब हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक वृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? ये मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जाता है। आइए हम एक लघु नगर चित्र 1.1 के हमारे मानचित्र पर वापस जाते हैं। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि ये 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि स्केल 1 सेंटीमीटर 500 मीटर के बराबर है। अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। 10 स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ ये होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है, वो भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। आइए लघु नगर के मानचित्र चित्र 1.1 के दाईं ओर शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर वापस आते हैं। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम। इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। अधिकतर मानचित्रों में ऊ अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख ड्राइंग्स हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकारों जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, ताल या वन के लिए प्रतीक चिन्ह। इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझें। इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग-अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत या भारत के भागों के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उनमें से कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। आइए पता लगाएं। अपने घर, विद्यालय और कुछ अन्य महत्वपूर्ण भू चिन्हों सहित अपने स्थान या अपने गांव का एक मानचित्र बनाइए। चतुर्दिश को दर्शाइए और दर्शाई गई कुछ महत्वपूर्ण आकृतियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग कीजिए जो चित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं। रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, रेलवे स्टेशन। सड़कें पक्की, कच्ची। सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला। नदी, कुआं, तालाब, नहर, सेतु। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। डाकघर, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन। बस्तियां, कब्रिस्तान। वृक्ष, घास। पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। हम इसे व्यावहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलकों के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हों।
इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। ये पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वो भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान गोलाकार होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। आइए इसकी कुछ विशेषताओं का पता करें। क, निर्देशांक को समझना। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र ये नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है। अतः आप उसे इस प्रकार का निर्देश देंगे: प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर सायं 6 बजे मुझसे मिलें। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। इस पृष्ठ की बाईं ओर 2 चित्र दिए गए हैं जो कि एक पंक्ति में ऊपर नीचे हैं। ऊपर वाले चित्र में 2 स्कूली बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, ध्यानपूर्वक ग्लोब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे वाला चित्र शतरंज की बिसात का है जिसमें सारे प्यादे अपनी जगह पर रखे हैं। पृष्ठ 13। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर क से ज तक और दोनों ओर के बीच अंक 1 से 8 तक लगाए जाते हैं। चित्र देखिए। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर एक बहुत सामान्य चाल खेल का आरंभ किया गया है। अतः प्यादा घ2 से घ4 की ओर आगे बढ़ा है। आइए पता लगाएं। यदि आपको काले पक्ष की ओर से खेलना हो और उसी विधि से प्रत्युत्तर देना हो तो इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए अपनी चाल लिखिए। इन 2 उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जा सकता है। इनके 2 निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृति को भी ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए जानें ये प्रणाली कैसे काम करती है। ख, अक्षांश। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए। जब ये घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव हैं। इनके मध्य में भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त होती है। उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। चित्र 1.3। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश समानांतर कहा जाता है और ये पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। चित्र 1.3। पृष्ठ 14। अक्षांशों को अंशों डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री या 0 अंश है, जबकि 2 ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है। इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। इसे उष्ण भी कहा जाता है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर 2 ध्रुवों में से
किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत यानी ठंडी होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ये भी कि हम एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। इस पृष्ठ के मध्य में विश्व के ग्लोब का चित्र है। ये ग्लोब अक्षांशों के समानांतरों और देशांतरों के यामयोत्तरों दोनों को दर्शाता है। देशांतर। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय यामयोत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड चित्र 1.3 कहा जाता है। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। पृष्ठ 15। आप विज्ञान में ये भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि ये सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है, अन्य स्थानों पर मध्याह्न, सायं या रात्रि है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देश में मध्याह्न भोजन का समय होता है और किसी तीसरे देश में लोग रात्रि भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। आइए जानें कि ये कैसे होता है। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामयोत्तर पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनिच यामयोत्तर भी कहते हैं क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली यामयोत्तर प्रमुख यामयोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यामयोत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ता है तथा इसमें पश्चिम के लिए प तथा पूर्व के लिए पू वर्णों को जोड़ा जाता है। उदाहरणतया पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व और टोक्यो का 140 डिग्री पूर्व है। ध्यान रखें, जैसा कि आप देशांतर के यामयोत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व एक ही देशांतर हैं। इसलिए इस देशांतर को पश्चिम या पूर्व न लिखकर 180 डिग्री ही लिखा जाता है। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। इस प्रकार जब ये कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। यद्यपि ये डिग्री आनुमानिक रूप से पूर्ण है, किंतु सटीक नहीं है। पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 में नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के यामयोत्तर को दर्शाती हैं। ये सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। पृष्ठ 16। आइए पता लगाएं। यदि आपकी कक्षा में ग्लोब या मानचित्रावली में स्पष्ट रूप से अक्षांश और देशांतर अंकित हैं, तो 1 मुंबई, 2 कोलकाता, 3 सिंगापुर और 4 पेरिस के अक्षांश और देशांतर के लगभग मान को लिखने का प्रयास कीजिए। इस पृष्ठ के मध्य भाग में दर्शाया गया है कि कैसे प्रमुख यामयोत्तर पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, जबकि भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। ध्यान रखें, वास्तव में ग्रीनिच यामयोत्तर पहली ज्ञात प्रमुख यामयोत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के यामयोत्तर भी थे,
वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामयोत्तर थी, चित्र 1.5, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था, और ये उज्जैनी वर्तमान उज्जैन के मध्य से गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर भी यहाँ रहे और अपना कार्य किया। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख यामयोत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। उज्जैनी यामयोत्तर सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए एक प्रमुख संदर्भ बन गया था। इस मानचित्र में उज्जैनी यामयोत्तर के निकट के कुछ प्राचीन शहरों को दर्शाया गया है। कुछ शहर इसके अत्यधिक निकट हैं, जबकि अन्य कुछ दूरी पर हैं। ऐसा इसलिए है कि देशांतर को मापने के लिए सही सही समय रखना आवश्यक है, और ये वर्तमान की तुलना में तब उतना सटीक नहीं था। पृष्ठ 17 में भारत का एक चित्र है। उज्जैनी प्रमुख यामयोत्तर का प्राचीन खगोल विद्या में उपयोग किया जाता था। वृत्त से अंकित किए गए नगरों का खगोलीय ग्रंथों में उल्लेख यहाँ किया गया है, जो इस यामयोत्तर पर हैं। नगरों के आधुनिक नाम उनके प्राचीन नामों के साथ दिए गए हैं। प्राचीन नगर, आधुनिक नगर। इस चित्र में प्राचीन नगरों को बिंदुओं से दर्शाया गया है, जैसे कुरुक्षेत्र, रोहतक, मालवंगरा नगर, उज्जैनी या उज्जैन, माहिष्मती या महेश्वर और कन्याकुमारी। आधुनिक नगरों को आयताकार चिन्हों के रूप में दिया गया है, और वो नगर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई। पृष्ठ 18। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित ये मानचित्र अक्षांशों और देशांतर के यामयोत्तर के कुछ समानांतरों के साथ दर्शाया गया है। भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है, और देशांतर लगभग 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है। दोनों को 2 अलग रंगों में दर्शाया गया है। पृष्ठ 19। समय क्षेत्र, टाइम जोन को समझना। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री है, अतः इसका अर्थ है प्रति घंटा 15 डिग्री, यानी 15 गुणा 24 बराबर 360। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के यामयोत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य यामयोत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 डिग्री, 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व प्राप्त करते हैं, और इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री पूर्व तक पहुंचते हैं। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है, तो प्रत्येक 15 डिग्री यामयोत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है, तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर 2 बजे होंगे, तथा इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है। लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। उदाहरणतया यदि 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय प्रातः 11 बजे का है, तो 30 डिग्री पश्चिम पर प्रातः 10 बजे होंगे, और इसी क्रम में समय घटता जाएगा। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक ग्राफ दिया गया है, जिसमें प्रमुख यामयोत्तर के संदर्भ में नीचे अक्षांश और ऊपर स्थानीय समय को दर्शाया गया है। प्रत्येक रंग एक यामयोत्तर पर केंद्रित 15 डिग्री का एक क्षेत्र है। इस ग्राफ को 7 भागों में विभाजित किया गया है। 9 पूर्वाहन, 10 पूर्वाहन, 11 पूर्वाहन, 12 मध्याह्न, 1 अपराहन, 2 अपराहन और 3 अपराहन। इन सब के बीच 15-15 डिग्री का फर्क है। पृष्ठ 20। आइए पता लगाएं। एक दिन ढलती दोपहर में 2 मित्र, एक पोरबंदर गुजरात में और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठे हुए फोन पर बातचीत कर रहे हैं। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है, जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है, लेकिन यहाँ तो अभी भी दिन का प्रकाश है। बताइए कि ऐसा क्यों है?
और कक्षा की एक गतिविधि के रूप में इन दो शहरों के बीच स्थानीय समय के अंतर की गणना कीजिए। संकेत: पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच देशांतर में 30 डिग्री के अंतर पर विचार कीजिए और इसके बाद आप उचित मान प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST, जिसे ग्रीनिच मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है, उस पर स्थानीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आइए पता लगाएं। गुजरात और असम में बैठे दो मित्र पुनः चर्चा करते हैं। इस उदाहरण का उपयोग स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कीजिए। ये सभी मानक समय समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र चित्र 1.7 का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र चित्र 1.8 पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतया सीधी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़ें यदि उनका एक धनात्मक चिन्ह है, अथवा घटाएं यदि उनका ऋणात्मक चिन्ह है। पृष्ठ 21। पृष्ठ 21 के ऊपर वाले भाग में कुछ देशों के मानक समय GMT के संदर्भ में उनको दर्शाते हुए समय क्षेत्र का एक विश्व मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रहे कि दर्शाई गई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अनुमानित हैं, सटीक नहीं हैं। ध्यान रखें, इस स्पष्टीकरण से ये प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय है। ये हर एक देश में एक जैसा नहीं होता। रूस, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र और रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, जिसका अर्थ ये है कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को 10 बार पुनर्समायोजित करना पड़ेगा। इसी प्रकार चित्र 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के GMT के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ग्रीनिच पर स्थिर मुख्य याम्योत्तर, जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, -12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन, मान लीजिए सोमवार से रविवार, घटाएंगे। पृष्ठ 22। यदि आप पश्चिम की ओर से इसे पार करते हैं तो आप एक दिन, रविवार से सोमवार, जोड़ेंगे। हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन ये कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में अफ्रीका और यूरेशिया के कुछ समय क्षेत्र GMT के संदर्भ में चित्र दिया गया है। चित्र एक ग्लोब का है जिसमें विश्व के सारे देश दर्शाए गए हैं विभिन्न रंगों के माध्यम से।